नमस्कार दोस्तों, आज है 20 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुपूरक अनुदान कौन सा होता है? व्हाट इज ए सप्लीमेंट्री ग्रांट? तो किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। Additional grant required to meet the expenditure fixed by the government for a year is called supplementary grant. जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है तो उस स्थिति में संसद के समक्ष अतिरिक्त अनुदान के लिए एक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक अनुदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत अतिरिक्त या अधिक अनुदान के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त अनुदान से क्या अभिप्राय होता है? व्हाट डज एन एडिशनल ग्रांट मीन? तो अतिरिक्त अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित अनुध्यात की गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। एडिशनल ग्रांट इज प्रोवाइडेड व्हेन द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी फॉर ए न्यू सर्विस इन एडिशन टू द सर्विस इनविसेड या रेटिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर। अधिक अनुदान यह उस समय प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित उस वर्ष में संबंधित सेवा के लिए या अनुदान किए गए धन से अधिक व्यय हो जाता है। लेखानुदान, यदि केंद्र सरकार पूरे वर्ष के स्थान पर कुछ ही महीनों के लिए संसद से जरूरी खर्च हेतु अनुमति प्राप्त करनी होती है तो उस स्थिति में सरकार लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट पेश कर सकती है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा पेश करती है, जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है। प्रत्यानुदान यानी कि वोट ऑफ क्रेडिट, यदि किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण मांग को बजट में इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार सामान्यतया बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है, तो ऐसी मांगों की पूर्ति के लिए प्रत्यानुदान दिया जाता है। अपवादानुदान, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में क्या कहा गया था? व्हाट वॉज सेड इन द नेशनल स्टील पॉलिसी 2017? तो भारतीय इस्पात उद्योग आधुनिक भारत की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने और भारत के स्थायी विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका अदा कर सके। इस नीति के तहत भारत में 2030 से 31 तक 300 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना है। द इंडियन स्टील इंडस्ट्री कुड प्ले इट्स रोल इन मीटिंग द ग्रोइंग नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अंडर दिस पॉलिसी, इंडिया हैज टू प्रोड्यूस 300 metric ton of crude steel by 2030 to 31 and build a globally competitive steel industry. यह नीति उत्पादकों को नीति समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है। इस नीति में उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव इस्पात, विद्युत इस्पात और विशेष इस्पात की कुल मांग को 100% स्वदेश में ही पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास भी शामिल किया गया है, जिससे उच्च श्रेणी के इस्पात का उत्पादन हो सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO कैसा संगठन है? व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक सेवानिवृत्त निधि निकाय है जो भारत में सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन
is one of the largest social security organization in the world, a retirement fund body that provides universal social security coverage to all salaried employees in India. इस संगठन सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। यह संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। सदस्यों और वित्तीय लेन देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। थोक मूल्य सूचकांक WPI कब जारी किया जाता है? When is the wholesale price index released? तो WPI के अंतिम आंकड़े देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित कर प्रत्येक माह की 14 तारीख अगले कार्य दिवस को जारी किए जाते हैं। प्रोविजनल फिगर्स ऑफ WPI आर कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड ऑन 14th of every month based on data received from selected manufacturing units across the country. 10 सप्ताह के पश्चात सूचकांक को अंतिम रूप देकर अंतिम आंकड़े जारी किए जाते हैं। वार्षिक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त 2020 के दौरान जुलाई 2019 की तुलना में 0.16% रही, जबकि इससे पिछले वर्ष इसी माह यह 11.17% थी। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी बैंक एग्जाम, चाहे आप SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS और किसी भी बैंक एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। भारत में पोस्टल वोटिंग की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वॉज पोस्टल वोटिंग स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पोस्टल बैलेट की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 23 में संशोधन करके की गई थी। पोस्टल बैलेट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 21 अक्टूबर 2016 बाय अमेंडिंग रूल 23 of the conduct of elections rules 1961। भारत में मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदाताओं को वितरित किया जाता है, जिन्हें चुनाव अधिकारियों को डाक के माध्यम से लौटा दिया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित मतदाताओं को डाक पत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमति है: सशस्त्र बलों के कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत अधिकारी, चुनावी कार्यों में कार्यरत अधिकारी, सेना अधिनियम 1950 के तहत आने वाले सभी बल, भारत में चुनाव का आयोजन कराने संबंधी सभी मामले, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों के तहत आते हैं। सदगन प्रस्ताव का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज एन एडजर्नमेंट मोशन मीन? तो सदगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हाल के किसी ऐसे अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, सदन का ध्यान आकर्षित करना है। The main objective of the adjournment motion is to draw attention of the House towards any recent matter of urgent public importance which may have serious consequences। यह महत्वपूर्ण है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा जो भी मामला उठाया जा रहा है वह इतना गंभीर होना चाहिए कि उसका समूचे देश पर और देश की सुरक्षा पर कुप्रभाव पड़ता हो तथा सभा के लिए अपने सामान्य कार्य को रोककर उस विषय पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सदगन प्रस्ताव का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके स्वीकृत होने पर लोक महत्व के किसी निश्चित मामले चर्चा करने के लिए सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है। सदगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए आवश्यक सिद्धांत कौन से हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन? इस प्रस्ताव के तहत जिस मामले पर चर्चा की जानी है वह निश्चित होना चाहिए। किसी सदगन प्रस्ताव को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाता जब तक उसके तथ्य निश्चित नहीं होते हैं। द मैटर्स टू बी डिस्कस्ड अंडर दिस प्रपोजल should be definite. A stay motion is not accepted until its facts are definite। सदगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है
जो सदन में पहले से चला आ रहा हो, अर्थात वह मामला अविलंबित होना अनिवार्य है। यह मामला लोक महत्व का होना चाहिए। यह मामला इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उसके लिए सदन की आम कार्यवाही रोकी जा सके। इसका संबंध हाल ही में घटी किसी विशेष घटना से होना चाहिए। विषय का संबंध विशेषाधिकार के मामले से नहीं होना चाहिए और इसके तहत न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है। मामला ऐसा होना चाहिए जिसके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार जिम्मेदार हो। सदगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन? तो सदगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हाल के किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है और नियमों के मुताबिक जब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होती है तो अध्यक्ष के पास सदन को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन इज टू ड्रा अटेंशन ऑफ द हाउस टू एनी रिसेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स व्हेन द मोशन इज being discussed, the speaker does not have the power to adjourn the motion. एक बार सदगन प्रस्ताव पर बहस शुरू होने के बाद सदन के लिए बिना किसी रुकावट के उस प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुंचना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सदगन प्रस्ताव में संसद की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति होती है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जल सकते हैं।